हेलो बच्चों, एमएसटी सीईटी की परीक्षा की तैयारी तुम लोगों की अच्छी तरह से हो ही चुकी होगी। बेसिक कॉन्सेप्ट जैसा मैंने स्ट्रैटेजी के वीडियो में बताया था, बेसिक कॉन्सेप्ट पूरे एक जगह जमा कर लो और पेपर के समय वही पढ़ के जाना है। प्रॉब्लम्स नहीं पढ़ सकते तुम, या प्रॉब्लम करके नहीं देख सकते, उतना समय नहीं रहेगा। सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट जमा करके ही तुमको बस उनको याद करके दिमाग में घुमाना है और वही पेपर में लगाना है। बिल्कुल आराम से, कूल माइंड से, शांति से लगाना है, ठीक है। शांति से लगाना है, लेकिन करना बहुत स्पीड से है, ठीक है। और उसमें भी लिखना कम, पेपर में भी लिखना कम, गंदा लिखना, गुचुड़ मुचुड़, इधर से उधर, उधर से इधर, फटाफट, दिमाग तेज़ी से चला, कॉन्सेंट्रेशन बहुत अच्छा रखना और जल्दी दिमाग चलाना और कुछ खास स्टेप्स लिखना और जल्दी से जल्दी आंसर लाने का प्रयत्न करना, ठीक है। अब यहाँ मैं भी कुछ खास स्टेप्स ही लिखूँगा, मैं कुछ ज़्यादा की स्टेप्स लिखूँगा क्योंकि मेरे को तो तुमको और ज़्यादा समझाना है, लेकिन तुमने वो उसमें से भी कुछ स्टेप कट कर देना, ठीक है, ताकि तुम्हारा समय बच जाएगा। तो ये लॉजिक डेवलप होगा ये पेपर अगर तुम बराबर ध्यान से देखोगे तो, ठीक है। पिछली बार हमने यही प्रॉब्लम्स 1 से 25 तक के प्रॉब्लम 2019 के पेपर को सॉल्व करके दे रहा मैं, बनाया था वीडियो, लेकिन उसमें थोड़ा सा दिख नहीं रहा बराबर, ऐसा कमेंट्स आए, तो ये फिर से 1 से 25 तक के प्रॉब्लम सॉल्व कर दे रहे हैं। और इसका पार्ट 2 25 से 50 क्वेश्चन का ऑलरेडी डाल चुके हैं हम, ठीक है। तो अब मेरी प्रॉब्लम के साथ साथ मेरी कमेंट्री ज़रूर सुनना, जो बातें मैं बोलूँगा प्रॉब्लम्स के साथ साथ वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कमेंट्री जब तक नहीं सुनोगे तब तक मज़ा नहीं आता। जैसे हम मैच देखते, सिर्फ अगर म्यूट करके मैच देखोगे तो मज़ा नहीं आता। मैच देखने का मज़ा टीवी पे कब आता, जब उसके साथ कमेंट्री रहती, जब चौका लगता है, जब वो चिल्लाते, जब चौका मारने के कमेंटेटर बोलता, तब मज़ा आता कि हाँ चौका लगा। ऐसे अगर चौका चले जाए तो मज़ा नहीं आता। तो वैसे ही ये प्रॉब्लम्स, ऐसे लिखा हुआ प्रॉब्लम बुक में मिल जाएंगे, पर वो उसमें मज़ा नहीं आता। ये सुनोगे साथ में मेरी कमेंट्री तो वो उसका करने का ज़्यादा मज़ा आता है, ठीक है। तो ध्यान से सुनो। अब जैसे पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, if p x1 by 1 is an any point on hyperbola x square minus y square equal to a square, then sp into s dash p is, इसका प्रोडक्ट कितना है, वेयर एस और एस डैश क्या है तुमको मालूम है, फोसाई ऑफ द हाइपरबोला, ठीक है। अब क्या होता, अगर p ये x1 पॉइंट हाइपरबोला पर है तो उसने हाइपरबोला के इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। ये हमारे दिमाग में चल रहा, बस यहाँ सिर्फ हम इतना लिखेंगे, बस लिखेंगे इतने। दूसरी बात, अब ये हाइपरबोला जो है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1, तो इसकी एक्सेंट्रिसिटी ई स्क्वायर का फार्मूला क्या आएगा, ई स्क्वायर हो जाएगा 2। फार्मूला क्या है ई स्क्वायर का, ए स्क्वायर पर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर पर ए स्क्वायर अपॉन, लिख दूँ तुमको याद ताज़ा करने के लिए, क्योंकि ये 11वीं में होता है इसलिए तुम भूल जाते। ई स्क्वायर का फार्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर सेम है, दोनों ए स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, यानी ई स्क्वायर की वैल्यू आएंगी 2 इस हाइपरबोला के लिए, ठीक है। तो हमारे को 2 कंडीशन मिल गई, x1 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर और ई स्क्वायर इक्वल टू 2। अब एस पी किसी भी पी x1 पॉइंट हाइपरबोला पर है तो उसका फोकस से डिस्टेंस आता ई x1 माइनस से, एक ही आएगा, और एस डैश पी आएगा ई x1 प्लस से। तो चलो दोनों का प्रोडक्ट कर दो, हमको दोनों का प्रोडक्ट होना ना, एस पी इंटू एस डैश पी आ जाएगा, करो इन दोनों का प्रोडक्ट, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी टाइप का है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी आ जाएगा ऐसा, ठीक है, इक्वल टू, अब ई स्क्वायर की जगह 2 लिख दो, x1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की जगह हम क्या भर सकते हैं, x1 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर, यानी आंसर क्या आ जाएगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, दैट इज डी ऑप्शन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट। अब यहाँ पर देखो fx दिया हुआ है कॉस इनवर्स 1 माइनस लॉग एक्स का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स का स्क्वायर, ठीक है। अब तुमको याद होगा डेरिवेटिव करते समय क्या रहता, कॉस इनवर्स के अंदर कॉस बनाना पड़ता ताकि वो एक दूसरे को खा जाए, है ना। अब यहाँ कॉस के कैसे बनेगा, तो अगर हम इसमें लॉग एक्स की जगह टेन थीटा रख देते हैं, ये लॉग एक्स की जगह टेन थीटा रख दो, मैं इसको डिज़ाइन बताता हूँ तुमको। कॉस इनवर्स 1 माइनस किसी का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस उसी का स्क्वायर, तो उसकी जगह टेन थीटा रख देना,
अब ऐसे हज़ारों प्रॉब्लम बन जाते इसके जैसे। कॉस इन्वर्स के अंदर 1 माइनस किसी का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस उसी का स्क्वायर, बस फिर उसकी जगह टेन थीटा रख देना, ताकि अंदर बन जाता 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यानी कॉस 2 थीटा का फार्मूला तैयार हो जाएगा। और बताओ ऐसे प्रॉब्लम, कॉस इन्वर्स 1 माइनस 36x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 36x स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा वो 1 माइनस 6x का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 6x का होल स्क्वायर, 6x की जगह टेन थीटा रख देंगे। अगर मान लो ऐसा रहा कॉस इन्वर्स 1 माइनस ई रेस टू 2x अपॉन 1 प्लस ई रेस टू 2x, तो ई रेस टू एक्स की जगह टेन थीटा रख दो। तो 1 माइनस किसी फंक्शन का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस किसी फंक्शन का स्क्वायर ऐसा रहा, तो उस फंक्शन की जगह टेन थीटा रख देना, ये अंदर कॉस 2 थीटा का फार्मूला तैयार हो जाता। और फिर कॉस 2 थीटा बन गया तो बाहर कॉस इन्वर्स उसके लिए उसके साथ खाने को तैयारी बैठा है, कॉस इन्वर्स तो कॉस खा जाएंगे। तो ये टेक्निक से याद रख लो। हाँ, तो क्या हो जाएगा बोलो, कॉस इन्वर्स 1 माइनस, मैं अब लिखता नहीं, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यानी हो जाएगा कॉस 2 थीटा, यानी हो जाएगा 2 थीटा। लेकिन थीटा क्या है, टेन को इधर से उधर लेके तो थीटा यानी टेन इनवर्स लॉग एक्स, तो ये हो जाएगा 2 टेन इनवर्स लॉग एक्स, ये एफ एक्स की वैल्यू आ गई। अब इसका डेरिवेटिव कर लो, हमको एफ डैश एक्स निकालेंगे, हमको एफ डैश ई निकालना है, तो पहले एफ डैश एक्स निकालो, इसको एक्स से डिफ्रेंशिएट करो, 2 कांस्टेंट बार टेन इनवर्स लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स का स्क्वायर इंटू लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स, ठीक है। लेकिन हमको ना एफ डैश ई, तो एक्स की जगह ई भर दो, 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस लॉग ई यानी होता 1, लॉग ई लिख दो एक बार, चलो कोई बात नहीं, लॉग ई का स्क्वायर इंटू 1 अपॉन ई, क्या आ जाएगा 2 इंटू 1 अपॉन लॉग ई क्या होता है, ये ऐसा होगा ना, ये 1 प्लस लॉग ई, हाँ लॉग ई कितना है 1, 1 प्लस 1 2, यानी 1 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन ई, 2 2 कैंसिल, आंसर आएगा 1 अपॉन ई। कौन सा ऑप्शन है, ए। नेक्स्ट अब इसमें देखो क्या है, द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सर्कल्स हुज रेडियस इज 4, यानी सारे सर्कल्स ऐसे जिनकी रेडियस 4 है, सेंटर कितना है, सेंटर के बारे में कुछ नहीं बोला, तो सेंटर होगा कुछ तो भी एच के। ये पेन जरा टेक्निकली क्या होता, शाही में लेने में गड़बड़ हो जाती, तो लाल हो गया था, लाल में दिख नहीं रहा बराबर, इसलिए मैं वाइट से करने का प्रयत्न कर रहा हूँ, ठीक है। खैर वो टेक्निकल जाने दो, अपने को मेन पर्पज़ अपना मैथमेटिक्स बराबर आना चाहिए, टेक्निकली जान दो, टेक्निकल थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होते रहता है ना, हाँ वो ठीक है। तो द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्कल्स ऑफ रेडियस 4, तो मैं क्या बोल रहा था, सारे ये जो सर्कल्स की फैमिली है इनकी रेडियस दी हुई है 4, सबकी रेडियस है 4, आर इज इक्वल टू 4, सेंटर कितना है, सेंटर के बारे में कुछ नहीं बोला, तो सेंटर ले लेंगे हम एच के, कुछ भी एच के कुछ भी है, एच के कुछ भी हो सकता, यानी एच के आर्बिट्ररी हो गए, कुछ भी ले सकते हैं हम, तो ये 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट हो गए। अब बोलो भला इस पूरी फैमिली का इक्वेशन क्या आएगा, एक्स माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर, ये आएगा जनरल इक्वेशन ऑफ दिस फैमिली। इसमें कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है 2, तो इसका जब डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा तो उसका ऑर्डर कितना रहना चाहिए 2, इसलिए कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, ऑर्डर 2 वाला यानी बी। अब यहाँ पर देखो ए मैट्रिक्स दिया हुआ है इस प्रॉब्लम में x1 1 0, ठीक है, और साथ में ये भी दिया हुआ है कि a इज इक्वल टू ए इनवर्स, बराबर है। हाँ, अब हमको मालूम है वही है, ये पेपर में लिखने की तुमको ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसे ही लिख दिया, a इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई, किसी भी मैट्रिक्स को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करो तो आई आ जाता, ठीक है, इम्प्लाइज, लेकिन ए इन्वर्स और ए सेम है, हाँ तो ये हो जाएगा a इंटू ए इज इक्वल टू आई। अब a क्या है, भर दो a और a है x1 1 0 x1 1 0 और i यानी क्या था 1 0 0 1। अब इसको मैं इधर सॉल्व करता हूँ, इम्प्लाइज, हाँ चलो मैट्रिक्स से मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करो, पहली रो पहला कॉलम क्या आ जाएगा, x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, पहली रो दूसरा कॉलम x इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0 यानी x, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम x और फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 प्लस 0 यानी 1 इज इक्वल टू 1 0 0 1।
बोलो इस पर से क्या आ जाता? x0 एक्स स्क्वायर प्लस 1 कुल मिला के x इक्वल टू 0, ए ऑप्शन। अब यहाँ पर 4 फंक्शन दिए हुए 4 ऑप्शन में, हमको पहचानना है कि इसमें से कौन सा डिसकंटिन्यूस हो सकता है। वैसे ऐसा बताओ क्या, थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ तो सीधा समझ में आता है कि सी जो है ना वही डिसकंटिन्यूस होगा, और है भी। खैर चेक कर लेते अपन। अब देखो ए ऑप्शन में क्या है, हमारा एफ एक्स है 1 + 2x रेज़ टू 1/x, 0 के आसपास में, 0 के आजू बाजू में, और 0 पर वैल्यू दी हुई है e²। ठीक है, तो चलो लिमिट निकाल लो x टेंडिंग टू 0 ऑफ एफ एक्स, यानी लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 + 2x रेज़ टू 1/x। अब ये सीधा सीधा स्टैंडर्ड है अपना, कैसे करते थे इसको, लिमिट x टेंडिंग 0 1 + 2x रेज़ टू 1/2x। 1 के बाद जो भी है उसका उल्टा यहाँ पे होना, क्योंकि ये उल्टे तक का लिमिट e होता इन2। अब ये 2 अपने भाड़े से लाया, वो वापस कर दो। अब ये इतना लिमिट होता e, तो ये हो जाएगा e², e रेज़ टू 2 e², और वही f0 है, यानी ये कंटिन्यूस हो गया, यानी ये ऑप्शन नहीं चलता। ठीक है, अब बी ऑप्शन के लिए सोचेंगे हम, नहीं बी छोड़ दो, हाँ बी ऑप्शन क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, sin x माइनस कॉस एक्स। ठीक है, चलो अब एफ एक्स इज इक्वल टू sin x माइनस कॉस एक्स, 0 भरो। इसमें लिमिट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका लिमिट निकालना हो तो लिमिट x टेंडिंग 0 एफ एक्स, यानी लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x माइनस कॉस एक्स। अब यहाँ डायरेक्ट रख दो x की जगह 0, कोई भूत नहीं आ रहा, कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बन रहा, तो डायरेक्ट रख देने का, तो sin 0 माइनस कॉस 0 यानी -1, और वही f0 है। यानी चलो सी ये जो b है ये भी कंटिन्यूस हो गया। अब मैं c को अभी रख देता, चलो पहले d देख लो, d देखो, d में क्या है, e रेज़ टू 5x माइनस e रेज़ टू 2x, है ना। हाँ, तो लिमिट क्या आएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 e रेज़ टू 5x माइनस e रेज़ टू 3x अपॉन, सॉरी e रेज़ टू 2x अपॉन sin 3x। हो गया। अब इसको एल हॉस्पिटल रूल से भी कर सकते, नहीं तो फिर बीच में -1 + 1 डाल के भी कर सकते। थोड़ा हवा में सोचो तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। लिमिट x टेंडिंग टू 0 e रेज़ टू 5x माइनस 1 और माइनस e रेज़ टू 2x माइनस 1 अपॉन sin 3x। अब सबके नीचे x डाल दो, डिवाइडिंग न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बाय x, फिर यहाँ 3 एडजस्ट कर दो। अब बोलो क्या आ जाएगा इसका आंसर आएगा e रेज़ टू 5 माइनस e रेज़ टू 2 अपॉन 3। ये करेक्ट नंबर, ये इसका लिमिट आएगा log e रेज़ टू 5, इस माइनस इसका लिमिट आएगा log e रेज़ टू 3 e रेज़ टू 2। तो फिर बोलो क्या हो जाएगा, ये 5 log e माइनस 2 log e, यानी log e यानी 1 होता, तो 5 माइनस 2 3, हवा में करते जाओ, 5 माइनस 2 3 अपॉन 3, ये लिमिट आ गया 1, और वैल्यू भी दी हुई है 1। ये कंटिन्यूस हो गया। ए बी और डी कंटिन्यूस है, इसलिए कौन नहीं है डिसकंटिन्यूस, सी। कौन नहीं है कंटिन्यूस, सी, यानी सी डिसकंटिन्यूस है। ओके, नेक्स्ट देखो इस प्रॉब्लम में क्या बोला हुआ है कि 25% चांसेस है केसेस हल करने के, यानी केस हल हो जाएंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/4। तो फिर नहीं हल होने की प्रोबेबिलिटी क्या हुई, 1 - 1/4 यानी 3/4, यानी इस प्रॉब्लम में p की वैल्यू 1/4, q की वैल्यू 3/4। ठीक है, अब 6 केसेस आए, यानी n इक्वल हो गया 6, और हमको प्रोबेबिलिटी क्या की निकालना है, p x ग्रेटर देन, क्या लिखा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, एटलीस्ट 5 यानी 5 या 5 से ज़्यादा, टोटल 6 ही है ना, तो 5 और 6, यानी इसका मतलब क्या हुआ, पी एक्स इक्वल टू 5 प्लस पी एक्स इक्वल टू 6। ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉब्लम है, समझ जाना। ठीक है,
फार्मूला लगा दो, पी एक्स इक्वल टू 5 का फार्मूला क्या है, 6c5 1/4 इंटू 3/4 यानी 1 प्लस 6c6 इंटू 1/4 इंटू 3/4 अभी 6c5 होता 6 इंटू ये कितना हो जाएगा 3, ये देखो 1/5 यानी 1, 3/1 यानी 3, 1 इंटू 3 3, और ये 4/5 इंटू 4 यानी 4/6 हो जाएंगे, प्लस 6c6 कितना होता 1, हाँ तो फिर और ये 3/4 यानी 1 हो जाएंगे, ये भी 1 ये भी 1, तो ये हो जाएगा 1/4/6। अब 4/6 की वैल्यू तुम इसमें डालोगे और ये सॉल्व कर लोगे तो इसका डी वाला ऑप्शन आंसर आ जाएगा। वो थोड़ी सी कैलकुलेशन तुम कर सकते हैं, ठीक है। ओके नेक्स्ट। अब देखो इसमें एक जीपी के बारे में बोला हुआ है कि उसका सम ऑफ n टर्म्स, कोई भी n टर्म फर्स्ट से लेकर n नंबर तक की टर्म्स का सम का फार्मूला क्या दिया हुआ है, 4n - 3n अपॉन 3n, है ना, ये दिया है। अब पहली टर्म का मतलब क्या होगा, S1 T1 यानी S1, एक टर्म का जोड़ है ना फर्स्ट टर्म T1 यानी S1, तो क्या आएंगे ये n की जगह 1 भर दो, कितना आ जाएगा ये 1/3। अच्छा S2 का मतलब क्या होगा, इस जीपी की पहली दो टर्म्स का एडिशन यानी T1 + T2, इसमें n की जगह 2 डाल दो, तो ये क्या आ जाएगा 4² - 3² अपॉन 3², कितना आ जाएगा 16 - 9/9 यानी 7/9, ठीक है। अब हमको निकालना है T2, तो T1 + T2 है हमारे पास, T1 है, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर दो तो T2 आ जाएगा। यू कैन राइट दिस ऑल्सो लाइक दैट, S2 - S1 यानी 7/9 - 1/3, एलसीएम ले लो 9, 7 - 3 4/9, डी ऑप्शन। नेक्स्ट। अब यहाँ हमको दो कर्व के बीच का एरिया निकालना है, दो कर्व के बीच का एरिया हमको निकालना है। y इक्वल टू कौन सा कर्व है, y हमको दो कर्व के बीच का एरिया निकालना है इस प्रॉब्लम में। कर्व कौन से है, y इक्वल टू 2x - x² और y इक्वल टू x। तो सबसे पहले तो क्या करना, दोनों कर्व को पहचानना वो क्या है। अब जरा इसको ध्यान से देखो क्या है ये इक्वेशन। अब मैं तुमको एक टेक्निक बताता, ये इक्वेशन इसका भाई दिखता, सिर्फ 2x ज़्यादा का है, y इक्वल टू -x का जैसा है ना, हाँ, या माइनस इधर दे दो तो x² इक्वल टू -y, उसका भाई है। अब ये किधर रहता हमको मालूम है, अगर ये वर्टेक्स ओरिजिन वाला है, निगेटिव y एक्सिस की तरफ थोबड़ा है इसका मुंह किधर है, निगेटिव y एक्सिस की तरफ, नीचे की तरफ, हाँ, पर इसके कारण उसका वर्टेक्स ओरिजिन नहीं रहेगा, कुछ और रहेगा, पर डिज़ाइन उसका नीचे की तरफ रहेगा, ये ख्याल रखें। तो इट इज़ ए पैराबोला। और जब एक x का स्क्वायर रहता है y सिंगल रहता, या y का स्क्वायर रहता है x सिंगल रहता, तो समझ जाना पैराबोला है, ठीक है। हाँ, तो x² इक्वल टू -y की जैसा है ना, नीचे की तरफ है ये पैराबोला। एक तो ये समझ में आ गया। अच्छा, अब ये y इक्वल टू x लाइन क्या है, ये लाइन ओरिजिन में से जाने वाली है और वन स्लोप वाली, वन स्लोप यानी 45 का डिग्री का एंगल बनाएंगे एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है। इसको तो अच्छी तरह से पहचानते हैं हम, हो गया। अब ये पैराबोला ड्रॉ करने के लिए पहले एक काम करो, ये पैराबोला एक्स एक्सिस को कहाँ पर मिलता है ये देखते हैं। अब एक्स एक्सिस को कहाँ पर मिलेगा, इसके लिए कैसे करना, इसके इक्वेशन को और एक्स एक्सिस के इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करो। y इक्वल टू 2x - x² एंड y इक्वल टू 0। ये पैराबोला एक्स एक्सिस को, हमको ये पैराबोला ड्रॉ करना है ना, तो ये थोड़ा अंदाज एग्जैक्ट ड्रॉ करने के लिए ये एक्स एक्सिस को कहाँ पर मिल रहा है देखो। हाँ, तो y की जगह 0 भर दिया, साइमल्टेनियस सॉल्व करो, y की जगह 0 भर दो, तो 2x - x² इक्वल टू 0, x कॉमन 2 - x इक्वल टू 0, यानी क्या आ गया, x की दो वैल्यू आ गई 0 और 2।
और y कोऑर्डिनेट तो 0 है ही, इसका मतलब ये पैराबोला x एक्सिस को कहाँ पर मिलेगा, 0 0 और 2 0 पर। ठीक है, ये जमा कर लो। अच्छा, अब ये दोनों आपस में कहाँ मिलेंगे, ये पैराबोला और ये लाइन एक दूसरे को आपस में कहाँ मिलेंगे, उसके लिए इन दोनों के इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दो। y की जगह x भर दो, तो बोलो y की जगह अगर x भरा तो यहाँ मिलेगा तुमको x इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर, यानी 2x को उधर भेज दो, 0 इज इक्वल टू x माइनस एक्स स्क्वायर, यानी 0 इज इक्वल टू x कॉमन 1 माइनस एक्स, यानी x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1। ये 2 पॉइंट आएंगे जिनका, यानी ये पैराबोला और ये लाइन एक दूसरे को ऐसे 2 पॉइंट पे काटेंगे जिनका x कोऑर्डिनेट 0 है और दूसरे का x कोऑर्डिनेट 1 है। अब जिसका x कोऑर्डिनेट 0 रहेगा उसका y कोऑर्डिनेट भी 0 रहेगा, क्योंकि वो पॉइंट y कोऑर्डिनेट x लाइन पे है। हाँ, तो जब x 0 तो y भी 0 और जब x 1 तो y भी 1, यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ गए, 0 0 एंड 1 1। इतनी पूरी इन्फॉर्मेशन पहले जमा कर लो। अभी भी मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में तुमको समझा दी, तुम जल्दी जल्दी शॉर्टकट में कर सकते, साइमल्टेनियसली सॉल्व कर करके ये निकाल लेना। अब ये सब हमारे पास अगर जमा हो गई तो अब हम इसकी फिगर निकाल सकते हैं। एक बार फिगर करेक्ट निकल गई तो फिर एरिया निकालना कोई ख़ास बात नहीं है। ठीक है, हाँ, तो अब फिगर हम नेक्स्ट में देखते हैं। अभी हम जो हमने इन्फॉर्मेशन अब जमा की, तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा देखो, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। हाँ, अब पैराबोला कहाँ कहाँ मिल रहा था एक्स एक्सिस को, 0 0 पर और 2 0 पर। समझो ये 0 0 पॉइंट है, ये 2 0 पॉइंट है, और नीचे की तरफ मुंह था उसका, यानी वो पैराबोला कुछ ऐसा जा रहा था। ठीक है, अच्छा, अब ये y इक्वल टू एक्स लाइन जो है हमारी वो ऐसी जा रही थी, ये है y इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर और ये y इक्वल टू x। हमको ये एरिया होना, ये पॉइंट का नाम मैं ए रख देता, ये जहाँ पर अब ये पैराबोला और लाइन एक दूसरे को मिल रहे हैं। हमने देखा था ये पैराबोला और ये लाइन एक दूसरे को कहाँ कहाँ मिल रहे हैं, एक तो 0 0 पे मिल रहे हैं और दूसरा 1 1 पे मिल रहे हैं, और ये पॉइंट है 2 2 0। ठीक है, ऐसी सिचुएशन है वो। अब हमको ये निकालना है ये एरिया। ठीक है, एक काम करो, यहाँ से एक दीवार खड़ी कर दो, एक लाइन वाई एक्सिस से पैरेलल खड़ी कर दो। बोलो ये पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है 1, तो ये लाइन का इक्वेशन आ जाएगा x इक्वल टू 1, और ये y एक्सिस है x इक्वल टू 0। ठीक है, अब मैं कुछ पॉइंट के नाम दे देता हूँ। ये देखो, यहाँ एक ये पॉइंट है समझो P, ये पॉइंट है समझो Q। तो हमारा रिक्वायर्ड एरिया कौन सा हो गया, OPAQO, पैराबोला और लाइन के बीच का OPAQO। इसको कैसे निकाल सकते, इज इक्वल टू एरिया OPABO, इसका नाम B रख देता मैं, OPABO माइनस OQABO। बड़ा एरिया माइनस है छोटा एरिया, ये बड़ा एरिया माइनस है छोटा एरिया, है ना। अब ये दोनों जो एरिया है उनको हम डेफिनेट इंटीग्रल में कन्वर्ट कर सकते हैं। बोलो क्या आएंगे, तो हमारा जो रिक्वायर्ड एरिया है, अब मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, तुमने भी डायरेक्ट लिखना पेपर में, क्या आएगा रिक्वायर्ड एरिया, बस फिगर पर से बोलो, लिमिट आएंगे 0 से 1, इधर की दीवार से इधर की दीवार तक। इस बड़े एरिया के छत पर, ये छत पर y की वैल्यू क्या चल रही, 2x माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो गया ये वाला बड़ा एरिया, माइनस 0 से 1, लिमिट वही 0 से 1। हाँ, ये छोटा एरिया कट कर दो उसमें से, ये छोटे एरिया पे y की वैल्यू क्या चल रही है, x, तो x dx। बस अब इसको सॉल्व कर लो, इसका आंसर आ जाएगा 1/6, ये ऑप्शन। नेक्स्ट, अब इसमें देखो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है x dy/dx इज इक्वल टू y माइनस x tan y/x। ठीक है, इसका हमको जनरल सॉल्यूशन कौन सा है ये बताना है। पहले x से डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा, dy/dx इक्वल टू y/x माइनस tan y/x। y/x का बाजार आ गया, ये होमोजीनियस टाइप का हो गया, तो y/x की जगह v रख दो, y/x इक्वल टू v, और y इज इक्वल टू vx। तो फिर बोलो dy/dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इधर प्रोडक्ट रूल से v प्लस एक्स dv/dx, ये ले जाके भर दो, तो यहाँ क्या आ जाएगा
v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू v माइनस टेन वी। ठीक है, v कैंसिल हो जाएगा, तो बोलो इस पर से आ जाएगा, इधर लिखता मैं x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस टेन वी, है ना। वेरिएबल सेपरेट कर दो, तो ये आ जाएगा 1/10v डी वी इज इक्वल टू माइनस 1/x डी एक्स। ये x नीचे, इधर 10 भी नीचे, यानी क्या हो जाएगा, ये इम्प्लाइज कॉट v डी वी इज इक्वल टू माइनस, या एक काम कर सकते हैं, इसको इधर ले लो, 1/x डी एक्स इज इक्वल टू 0, ऐसा भी चलता। हाँ, इंटीग्रेटिंग कॉट का इंटीग्रल क्या होगा, लॉग साइन v प्लस लॉग x इज इक्वल टू लॉग c, यानी ये हो जाएगा लॉग x इंटू साइन v इज इक्वल टू लॉग c, यानी x साइन v इज इक्वल टू c, यानी क्या आ जाएगा बोलो, x साइन y अपॉन x इज इक्वल टू c। कौन सा ऑप्शन आ गया, ए, सी ऑप्शन आ गया, बराबर है। नेक्स्ट, यहाँ एक स्टेटमेंट पैटर्न दिया हुआ है और वो इनमें से किससे इक्विवेलेंट है ये हमको बताना है। ठीक है, क्या है स्टेटमेंट पैटर्न, पी एंड क्यू एंड नॉट आर और पी एंड क्यू, ठीक है, और नॉट पी एंड क्यू, है ना। अब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, पी एंड क्यू, हाँ, एंड यहाँ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगा दो डिसजंक्शन की, पी एंड क्यू और नॉट आर और नॉट पी एंड क्यू, बराबर है। अब देखो ये जो है ना, ये ऐसे दिखने में बहुत भारी दिख रहा है, लेकिन ये बहुत सस्ता है। यहाँ ज़रा याद करो एब्सॉर्प्शन लॉ। एब्सॉर्प्शन लॉ क्या था, ज़रा याद करो, बहुत लगेगा इस टाइप के सिंप्लीफिकेशन में, चाहे वो स्विचिंग सर्किट का प्रॉब्लम हो या ऐसे पैटर्न को जब सॉल्व करना पड़ता तो एब्सॉर्प्शन, सारे लॉज बहुत दिमाग में होना, एब्सॉर्प्शन लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ, ये जो सब लॉज है ना वो दिमाग में पूरे होना, आइडेंटिटी के लॉज, कॉम्प्लीमेंट लॉज, हाँ वो सब लॉज लॉज, तब पे जाके तुम ये सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। तो एक एब्सॉर्प्शन लॉ क्या है ज़रा याद करो, पी एंड पी और क्यू, अगर बाहर एंड है अंदर और है, या बाहर और है अंदर एंड है, और ये पी और पी सेम है और ये क्यू है कोई यार के, तो ये दोनों पी मिलके इस बेचारे क्यू को खा जाते, इसका आंसर सिर्फ पी आ जाता। ये जो पी है ना जो 2 बार आया, बस वो आंसर आ जाता। तो ज़रा ध्यान से देखो, बोला यहाँ यही तो डिज़ाइन दिख रही, ये पी एंड क्यू, ये पी एंड क्यू, ये एंड, ये और, तो ये दोनों मिलकर इस नॉट आर को खा जाएंगे, यानी इसका पूरे का आंसर सिर्फ आएगा पी एंड क्यू बाय एब्सॉर्प्शन लॉ। हम बोर्ड में तो लिखते थे बाय एब्सॉर्प्शन लॉ, यहाँ कुछ नहीं लिखने का, मैं यहाँ अपने दिमाग में एब्सॉर्प्शन लॉ, इसका आंसर इतना, और नॉट पी एंड क्यू। अब देखो यहाँ और है, यहाँ एंड क्यू है, यहाँ एंड क्यू है, तो जैसे अपन नंबरों में कॉमन निकाल सकते हैं वैसे यहाँ लॉजिक में भी कॉमन निकाल सकते हैं। इसको मैं रिवर्स डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलता। जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में अपन ब्रैकेट छुड़ा सकते हैं, यहाँ ब्रैकेट बना ले रहे हैं, तो कैसे, ये एंड क्यू कॉमन निकाल लो, तो यहाँ आ जाएगा पी और नॉट पी, पी और नॉट पी, एंड क्यू बार। अब बोलो पी और नॉट पी क्या होता, पी और नॉट पी क्या होता, 1, ये टोटोलॉजी एंड क्यू, और 1 एंड क्यू क्या होता, क्यू, इसलिए कौन सा ऑप्शन आएगा इसका, बी। ओके, नेक्स्ट, ए बैग कंटेन, एक बैग में 6 वाइट और 4 ब्लैक बॉल्स हैं, ठीक है, ऐसे इशारे में लिखना बस, 6W 4B, ओके, 2 बॉल निकाल, ठीक है। तो बोलो NS क्या आ जाएगा, पहले तो टोटल पॉसिबल रिजल्ट क्या आएंगे, 6 + 4 10 बॉल है, 10 बॉल में से 2 बॉल कितनी तरह से निकाले जा सकते हैं, 10C2S से, हो गया। इसको हम सॉल्व करके रख लो लगे, तो 10 × 9 / 2 × 1 यानी 45, ये होगा टोटल पॉसिबल रिजल्ट। अच्छा, अब
बोर्ड में लिखते थे हम, लेट ए इक्वल टू द इवेंट दैट बोथ बॉल्स आर, हमको सेम कलर के होना, सेम कलर का मतलब दोनों वाइट या दोनों ब्लैक। अच्छा और सुनो, दोनों दो बॉल निकाल रहे, दोनों वाइट एंड दोनों ब्लैक एक साथ आ ही नहीं सकते, है ना। तो अगर हमने ए इवेंट बनाया दोनों बॉल वाइट और बी इवेंट बनाया दोनों निकले हुए बॉल ब्लैक, तो ये दोनों इवेंट कैसे रहेंगे, डिसजॉइंट। इसलिए और हमको निकालना है दोनों सेम कलर की, तो क्या प्रोबेबिलिटी, यानी हमको निकालना है पी ऑफ ए यूनियन बी। ए है दोनों वाइट बॉल आएंगे और बी है, बी इवेंट मैंने क्या लिया, दोनों ब्लैक बॉल आएंगे। मेरे को काय की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, सेम कलर की, सेम कलर की यानी दोनों वाइट या और का मतलब यूनियन, दोनों वाइट या दोनों ब्लैक इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एडिशन थ्योरम से पी ए प्लस पी बी, बस माइनस पी ऑफ इंटरसेक्शन भी नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि ए इंटरसेक्शन भी है ही नहीं, ए और बी एक साथ आ ही नहीं सकते, इनमें कॉमन रिजल्ट है ही नहीं। हाँ तो बस पी ए और पी बी निकाल के ऐड करना है हमको, बराबर है। हाँ अब पी ए कैसे आएगा, तो पहले एन ए गिनो, एन ए कितना आएगा, ए इवेंट क्या है याद करो, दोनों बॉल वाइट, ए इवेंट है दोनों बॉल वाइट, बी इवेंट है दोनों बॉल ब्लैक। हाँ तो ए इवेंट है दोनों बॉल वाइट। हाँ तो बोलो कितने वाइट बॉल है वहाँ पे, 6, 6 वाइट बॉल में से 2 वाइट बॉल कितने तरह से आ सकते हैं, 6 2 से, यानी 6 × 5/2 × 1 यानी कितना हो जाएगा ये 15, बराबर है। हाँ तो बोलो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएंगी, देयरफॉर पी ए आ जाएंगी 15/45 यानी 1/3। अच्छा अब दोनों बॉल ब्लैक, दोनों ब्लैक बॉल आना चाहिए। हाँ तो कितने ब्लैक बॉल है वहाँ पे, 4 ब्लैक बॉल में से 2 ब्लैक बॉल कितने तरह से आ सकते हैं, 4 × 2 से, 4 × 3/2 × 1 यानी 6। तो बोलो बोला इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएंगी, 6/45, 6/45 कितना होता, 3 से काट लो, 2/15। बस अब ये दोनों ले जाके रख दो, तो हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएंगी, 1 कोई ज़रूरत नहीं है सब लिखने की, बस ये प्लस ये करना है, ख़त्म। तो क्या आ जाएगा आंसर, 1/3 + 2/15 यानी 7/15 यानी सी। ओके नेक्स्ट। अब देखो ये इंटीग्रल है cos x + x sin x अपॉन x² + x cos x। अब बहुत ही अलग टाइप का इंटीग्रल है, यानी कोई ऐसे स्टैंडर्ड डिज़ाइन नहीं दिख रही, कोई न लिस्ट में का है ना कोई टाइप में का है, कुछ अजब ही दिख रहा है। तो इसमें एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, जुगाड़ जमाना पड़ेगा। और जुगाड़ भी कैसा जमाना पड़ता, ये ख्याल रखना, जुगाड़ जमाने का भी कला, यानी ध्यान रखो, नीचे जो है ना वो ऊपर बनाने का प्रयत्न करना। क्या है, नीचे जो है वो ऊपर बनाने का प्रयत्न करना। पर खैर पहले अभी इसमें से हम x कॉमन निकाल लेंगे, दोनों में x दिख रहा, निकाल लो। तो इसको ऐसा लिखता मैं, x कॉमन, x + cos x, ठीक है। अब ये x को छोड़ो, x + cos x बनाएंगे हम ऊपर। अब यहाँ cos x तो है, अकेला x नहीं है, हमको होना तो ठीक है, x ऐड कर दो, x घटा लो, यानी इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, x + cos x + x sin x - x। अरे x ऐड किया तो x हिसाब तो बराबर करना पड़ेगा ना, अपॉन x × x + cos x dx। अब यहाँ से ब्रेक कर देता मैं, ये प्लस से ब्रेक कर देता, 2 इंटीग्रल बना देता। पहले इंटीग्रल में क्या आएगा, x + cos x अपॉन x × x + cos x प्लस, और दूसरा जो इंटीग्रल है ये अपॉन ये, इसमें से x कॉमन निकलता तो x × sin x - 1 अपॉन x × x + cos x, है ना। अब यहाँ क्या बन जाएगा, इक्वल टू, ये तो x + cos x कैंसिल, तो ये आ जाएगा 1/x, है ना, इसका इंटीग्रल 1/x dx, ये बन जाएगा 1/x dx, प्लस यहाँ पे x कैंसिल, तो क्या बचेगा, sin x - 1/x + cos x। अब जरा चलो मैं एक स्टेप लगा ही देता, sin x - 1 cos x + x लिख देता है इसको मैं, या x + cos x चलता है, एक ही बात है ना।
अब जरा ध्यान से देखो, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर है क्या, है ना, खंडित है, थोड़ा सा कांस्टेंट का फर्क है। देखो cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1, यानी 1 माइनस साइन एक्स आता है। हमारे पास साइन एक्स माइनस 1, तो इसमें से माइनस कॉमन निकाल लो, ये log x माइनस कॉमन, तो ये बन जाएगा 1 माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस कॉस एक्स, ऐसा कर लो। अब बराबर नीचे का डेरिवेटिव ऊपर हो गया, तो ये आएगा log x माइनस लॉग ऑफ एक्स प्लस कॉस एक्स, प्लस सी तो है ही, ठीक है, प्लस सी तो रहेगा ही, वो तो ऑप्शन में दिया आपने, उसकी चिंता भी नहीं करना। ये आ जाएगा log ऑफ एक्स अपॉन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है। तो ये कौन सा ऑप्शन आ गया, बी, बी आ गया ना। नेक्स्ट देखो, इसमें बोला है एक स्टोन को पानी के पॉन्ड में डाला। अब जब पानी के पॉन्ड में डालेंगे तो सर्कुलर वेव्स चलती, डाल के देखो तुम कभी भी, ऐसे सर्कल 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 ऐसे बढ़ते जाते, है ना, उनकी रेडियस भी बढ़ती जाती है और एरिया भी बढ़ते जाता। तो हमको यहाँ पर रेडियस के बढ़ने का रेट दिया हुआ है dr/dt, कितना दिया हुआ है, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड, नहीं 5 सेंटीमीटर पर सेकंड, सॉरी 5 सेंटीमीटर पर सेकंड, है ना। हाँ, और निकालना किसका रेट है, dA/dt, एरिया का रेट निकालना है। कब, when t = 2, बराबर है। हाँ, अब जब t 2 रहेगा तो r कितना रहेगा, r 5 सेंटीमीटर पर सेकंड से चल रहा ना, तो 2 सेकंड बाद r कितना हो जाएगा, 10, यानी t = 2 का मतलब r = 10, r की वैल्यू 10 पर हमको रेट निकालना है। हाँ, अब a का रेट निकालना है, r का रेट दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं, पहले a और r में क्या रिश्ता है उस रिश्ते को बुलाओ। क्या रिश्ता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, a = πr²। सर्कल के एरिया में और रेडियस में ये रिश्ता रहता ना, इस रिश्ते को टाइम से डिफ्रेंशिएट करो तो दोनों के रेट्स में रिश्ता आ जाएगा। क्या आ जाएगा, dA/dt = 2πr dr/dt, बराबर है। अब सब मालूम है हमको, 2π, r कितना है 10, हमको 10 पर ही रेट निकालना है ना, dr/dt कितना है 5, कितना आ जाएगा ये 100π, यानी क्या आ गया a। नेक्स्ट, अब यहाँ पर दिया हुआ है देखो, fx है 3x - 2 और gx है x², है ना। हमको निकालना है f सर्कल gx, क्या मतलब होता है इसका, f ऑफ gx, है ना, यानी f ऑफ gx क्या है, x²। अब f ऑफ x अगर 3x - 2 है, f ऑफ a रहा तो क्या होगा, 3a - 2, f ऑफ b रहा तो क्या होगा, 3b - 2, f ऑफ अमरावती रहा तो क्या होगा, 3 टाइम्स अमरावती -2, तो फिर f ऑफ x² क्या होगा, 3 टाइम्स x² - 2, बराबर है। तो इसका आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट, अब ये जो प्रॉब्लम है सीधा सीधा लॉजिक के रूल से है, P इम्प्लाइज Q, अगर ऐसी इम्प्लीकेशन रहती है तो इसका मतलब होता Q इज़ नेसेसरी कंडीशन फॉर P और P इज़ सफिशिएंट कंडीशन फॉर Q। तो ये जो B और D ऑप्शन है ये तो बिल्कुल सही है, और A ऑप्शन जो है वो भी सही है, P ओनली व्हेन Q, इसलिए आंसर क्या आएगा इसका, सिर्फ C। सिंपल डेफिनेशन पर आधारित है ये, कोई खास बात नहीं। नेक्स्ट, ये जो इंटीग्रल है -3 से 3 है, ax⁵ प्लस bx³ प्लस cx प्लस k dx, इसकी वैल्यू किस पर डिपेंड करती। अब होता क्या, देखो जब ये -3 से 3 आया यानी छठवीं प्रॉपर्टी लग जाएगी। -3 से 3 रहा तो याद करो क्या प्रॉपर्टी है, -a से a टाइप का इंटीग्रल रहा तो अगर अंदर का फंक्शन इवन है तो ट्वाइस 0 से a हो जाता, और अगर ऑड है तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती। अब यहाँ देखो, अगर हम ये सब इंटीग्रल सेपरेट करें और ये कांस्टेंट बेचारे तो बाहर हो ही जाएंगे, ठीक है, तो ये ऑड फंक्शन है, ये भी ऑड फंक्शन है और ये भी ऑड फंक्शन है, ठीक है, तो ये तीनों इंटीग्रल मर जाएंगे, मतलब तीनों की वैल्यू 0 हो जाएंगी, यानी बचेगा सिर्फ क्या, -3 से 3 k dx, बस ये की वैल्यू 0 होंगे, a × 0 प्लस b × 0 प्लस c × 0,
के कांस्टेंट बार डी एक्स का इंटीग्रल एक्स -3 से 3, यानी आंसर आ जाएगा 6k। यानी इस इंटीग्रल का आंसर सिर्फ के में आएगा, यानी इसका आंसर किस पे डिपेंड करेगा, सिर्फ के पर। इसका मतलब क्या ऑप्शन आ गया, बी। अब फैमिली ऑफ सर्कल्स हैविंग सेंटर -1 2, उनके इक्वेशन लिखना है हमको, ठीक है। रेडियस कुछ भी रहे, रेडियस के बारे में कुछ नहीं बोले, बस सेंटर ही है। अब तुम एक चीज़ याद कर लो जो शायद तुमको कहीं मिलेगी नहीं, मैं बताता। अगर सर्कल का सेंटर -g -f है तो सर्कल का इक्वेशन रहता है x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0 टाइप का, है ना। सेंटर आता -g -f, है ना। तो उल्टा करो, अगर मान लो हमको सेंटर मालूम है तो सर्कल का इक्वेशन ऐसा आएगा। तो अब इसको कैसे याद करना, तो सीधा सीधा है। अगर किसी सर्कल का सेंटर -g -f है तो उस सर्कल का इक्वेशन ऐसा आता, यानी x² + y² + 2gx। अब ये 2g को कैसे याद करना, तो देखो सेंटर के कोऑर्डिनेट को डबल करके साइन चेंज टाइम्स x, प्लस सेंटर के y कोऑर्डिनेट को डबल करके साइन चेंज इंटू y प्लस सम नंबर = 0। अब हमारी ये जो सर्कल्स है इनके सेंटर क्या दिए हुए हैं, -1 2। तो बोलो वाला इनकी इक्वेशन कैसे डिज़ाइन क्यों होना चाहिए, x² + y² डबल करके साइन चेंज यानी +2x डबल करके साइन चेंज -4y + c = 0, बराबर है। यानी कौन सा ऑप्शन आ गया, डी। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है यहाँ पर, a - 2i इंटू a - 4i = 0 मैट्रिक्स। ब्रैकेट से ब्रैकेट का प्रोडक्ट करो, a इंटू a a² a इंटू ए इसका क्या आएगा -4ai, इसका क्या आएगा -2ai, और इसका क्या आएगा -+ 8i स्क्वायर आएगा = 0। लेकिन i² यानी i होता है ना, i यानी 1 के जैसा काम करता मैट्रिसेस की दुनिया में, तो i² के करोगे तो i आएगा। तो ये हो गया a² - 6ai। अब ai यानी क्या होता है, a, तो 6a + 8i = 0, ठीक है। हाँ, अब एक काम करते हैं अपन, हमको काय की वैल्यू निकालनी है, a + 8 a इन्वर्स की। तो a इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दो, प्री मल्टीप्लाई बाय a इन्वर्स। जब इसको तुम a इन्वर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो तुमको a मिल जाएगा -6, a को a इन्वर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो i मिल जाएगा +8, i को a इन्वर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो a इन्वर्स मिल जाएगा = 0 को a इन्वर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 रहेगा। हाँ, ये -6i को उधर ट्रांसफ़र कर दो तो तुम्हारे को क्या मिल जाता, a + 8 a इन्वर्स = 6i, बराबर है। तो क्या आ गया इसका आंसर, डी ऑप्शन। नेक्स्ट, अब यहाँ पे दिया हुआ है कि g जिसके कोऑर्डिनेट है 3 - 5r, ये ABC ट्रायंगल का सेंट्रॉइड है जिसमें a के कोऑर्डिनेट्स है 7 - 8 1, b के कोऑर्डिनेट्स है PQ 5 और C के कोऑर्डिनेट्स है Q + 1 5P 0, है ना। हाँ, तो बस सीधा सीधा हमको PQR की वैल्यू निकालनी है, तो क्या आएगा बोलो, सेंट्रॉइड का फार्मूला लगा दो। सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट यानी तीनों के कोऑर्डिनेट का एवरेज रहता ना, हाँ, तो बोलो क्या आ जाएगा, 3 = इसका x कोऑर्डिनेट आएगा इन तीनों के x कोऑर्डिनेट का एवरेज, यानी 7 + p + q + 1/3 -5 = आएगा, इसका y कोऑर्डिनेट आएगा इन तीनों के y कोऑर्डिनेट का एवरेज -8 + q + 5p/3, और z कोऑर्डिनेट आएगा r = इसका z कोऑर्डिनेट r = 1 + 5 + 0/3, बराबर है। अब यहाँ PQ में एक इक्वेशन मिल जाएगा, यहाँ PQ में एक इक्वेशन मिल जाएगा, और यहाँ से r की वैल्यू 2 मिल जाती है ना, r की वैल्यू 2। अब ज़रा ध्यान से देखो, चारों ऑप्शन को ध्यान से देखो,
सिर्फ एक में आर की वैल्यू 2 है, तो बस वही आंसर करेक्ट होना चाहिए ना। सब प्योर क्यू निकालने की ज़रूरत क्या है, होगा ही वो, पक्की बात है। तुमको शौक है तो निकाल लो, इन दोनों प्योर क्यू में दो इक्वेशन मिलेंगे, इनको साइमल्टेनियस सॉल्व करके तुमको प्योर क्यू की वैल्यू भी निकाल लो, वो आ जाएंगी -2 और 3। पर ज़रूरत ही नहीं है, थोड़ा कॉमन सेंस लगा लो। बस R2 है ना, लकीली देखो ना एक ही में है R2, बस तो डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट। अब ये इंटीग्रल हमको सॉल्व करना है 1/x² + 1 का होल स्क्वायर dx। अब तुमको मैंने इनडेफिनेट इंटीग्रल के जो वीडियो बनाए हैं पीईटी के लिए, उसमें समरी भी की हुई है और शॉर्टकट्स भी दिए, उसमें बताया है कुछ वादे कुछ कस्में रहती। जैसे अगर इंटीग्रल में x² + a² का डिज़ाइन रहा तो x की जगह a tan थीटा रखना बहुत लाभप्रद रहता है। a² - x² रहा तो x की जगह a sin थीटा रखना बहुत अच्छा रहता है। तो x² + a² रहा तो क्या रखना x की जगह a tan थीटा, बहुत मज़ा आता है उससे। क्या होता, वो tan² थीटा + 1 होकर sec² थीटा हो जाता, उससे बहुत फ़ायदा होता है। अब यहाँ पर हमारे पास देखो x² + 1 है, 1 को हम 1² समझ सकते ना। हाँ, तो इसमें x की जगह tan थीटा रख दो, x की जगह tan थीटा रख दो, फिर देखो क्या होता, कुछ ना कुछ अच्छा ही हो जाएगा। हाँ, तो बोलो x की जगह अगर tan थीटा रखा हमने तो dx = हो जाएगा sec² थीटा d थीटा। बोलो क्या बन जाएगा ये, थोड़ा डायरेक्ट करूँ, 1/, सोचो सोचो सोचो, डायरेक्ट करो, tan² थीटा + 1 यानी sec² थीटा का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा sec⁴ थीटा इंटू, अब dx की जगह क्या लिख सकते हैं हम, sec² थीटा d थीटा। ये कट जाएंगे तो बोलो क्या आ जाएगा, 1/sec² थीटा d थीटा, नीचे बचेगा sec² थीटा, यानी क्या हो गया वो cos² थीटा d थीटा, है ना। अब cos² थीटा का इंटीग्रल निकालने के लिए हमने कसम खाई हुई है कि जब भी cos² थीटा आएगा उसको लिख दिया जाएगा 1 + cos² थीटा/2 ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले से, बस। तो फिर अब इसका इंटीग्रल सॉल्व कर लो, 1/2, ये कांस्टेंट बाहर, क्या आ जाएगा बोलो, 1 का इंटीग्रल थीटा प्लस cos² थीटा का इंटीग्रल sin² थीटा/2। ठीक है, हाँ, तो = 1/2 थीटा प्लस sin² थीटा/4। तो एक काम करता ना मैं इसको मैं लिख देता 2 sin थीटा × cos थीटा/4, यानी क्या हो गया ये 1/2 थीटा प्लस 1/2 sin थीटा × cos थीटा, और प्लस ही तो है, ठीक है, वो लगा हुआ रहता है, उसकी चिंता मत करो, उसमें शाही ख़राब नहीं करना, टाइम ख़राब नहीं करना कॉम्पिटिटिव में। ठीक है, हाँ, अब प्रॉब्लम x में है तो आंसर भी x में आना चाहिए, ये आंसर हमारा थीटा में आ गया। तो अब ये जो थीटा साइन थीटा और कॉस थीटा इनको x में बदलना पड़ेगा। तो कैसे बदलेंगे, देखो हमारी कन्वर्शन क्या है, tan थीटा यानी x है, tan थीटा की वैल्यू x है। हाँ, मैं इधर लिखता हूँ, अब ये कलाकारी भी सीख लो, tan थीटा यानी x, हाँ, यानी x/1 है ना। अच्छा, तो इस पर से थीटा की वैल्यू तो आ जाएंगी tan 1x, उसमें तो कोई बात नहीं, ये थीटा की जगह तो हम tan 1x लिख देंगे। अब ये साइन थीटा और कॉस थीटा की जगह क्या लिखना, तो इसको एक काम करो, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ, या ये एंगल थीटा ले लो। हाँ, tan थीटा x/1 है, तो उसकी ये जो दो साइड है ना, tan यानी क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो ये ले लो x, ये ले लो 1, x/1, ये tan थीटा बन गया x/1। अब ये x है, ये 1 है, तो हाइपोटेन्यूस हो जाएंगे √x² + 1। तो बोलो इस पर से साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएंगी, x/√x² + 1, और कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएंगी, 1/√x² + 1। ये यहाँ पे भर दो, साइन थीटा की जगह ये भर दो, कॉस थीटा की जगह ये भर दो। मैं थोड़ा डायरेक्ट मारूँ, मेरे पास जगह नहीं है, इसका आंसर आ जाएगा 1/2। हाँ, थीटा यानी क्या है, tan 1x प्लस 1/2 इंटू, हाँ बोलो, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या आएगा, दिस इंटू दिस, यानी x/x² + 1 प्लस c, बराबर है। तो ये आ गया तुम्हारा, कौन सा ऑप्शन आ गया, बी आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, हमको निकालना है tan थीटा माइनस कॉट थीटा की वैल्यू, और थीटा कितना दिया हुआ है 17π/3, यानी क्या हो जाएगा ये tan
17 पाई बाय 3 माइनस कॉट 17 पाई बाय 3। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं tan 18 पाई माइनस पाई बाय 3 माइनस कॉट 18 पाई माइनस पाई बाय 3 इक्वल टू tan 6 पाई माइनस पाई बाय 3 माइनस कॉट 6 पाई माइनस पाई बाय 3। अब एक ट्रिग्नोमेट्री का रूल याद कर लो कि 2 पाई 2 पाई 2 पाई 2 पाई या 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई अगर रहे अंदर तो उनको प्रेम से घर को भेज देना। चले जाते हो प्रेम से, साइन कॉस टेन कॉस सेक कोसेक सबके लिए ये रूल, साइन कॉस टेन कॉस सेक कोसेक किसी के भी अंदर ये वाक्य याद करके जाओ पेपर में। 2 पाई 2 पाई 2 पाई को आप निकाल के बाहर फेंक सकते, यानी बाहर यानी प्रेम से घर को भेज सकते, ये याद रखना। 2 पाई के मल्टीपल को 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई माइनस 2 पाई माइनस 4 पाई इनको प्रेम से घर को भेज सकते, यानी बोलने का मतलब मेरा इसका आंसर आएगा tan माइनस पाई बाय 3 माइनस कॉट माइनस पाई बाय 3 इज इक्वल टू। अब tan के लिए माइनस का क्या रूल है, tan और कॉट में माइनस बाहर आ जाता है तो ये हो जाएगा माइनस tan पाई बाय 3 और माइनस माइनस प्लस कॉट पाई बाय 3 इक्वल टू माइनस √3 और प्लस 1/√3। एलसीएम ले लो, √3 एलसीएम तो -3 प्लस माइनस 2/√3। इसका आंसर क्या आएगा फिर डी। नेक्स्ट, अब यहाँ क्या दिया हुआ देखो, y इक्वल टू log x टू द बेस e², है ना। इसका डेरिवेटिव करना है तो डेरिवेटिव करने के लिए देखो log की बेस e होना हमेशा, अगर कोई दूसरी रही तो पहले बेस चेंज फार्मूला लगाओ। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, log x अपॉन log e², यानी अब log e², ये 2 नीचे होता जाएगा 2 log e यानी 1 होता तो ये हो जाएगा 1/2 log ऑफ log x। बस अब डेरिवेटिव कर लो तो क्या आएगा, dy/dx इज इक्वल टू 1/2 इंटू log x का डेरिवेटिव 1/log x इंटू log x का डेरिवेटिव 1/x। इसको हम ऐसे लिख सकते 1/x ये वाला x और 2 log x को हम लिख सकते log x², ये 2 सिर पे चले जाएंगे इसके, यानी कौन सा ऑप्शन आ गया इसका, सी ऑप्शन आ गया। नेक्स्ट, अब यूजुअल नोटेशन के हिसाब से कि हमको एक ट्रायंगल के लिए ऐसा दिया हुआ है cos A इज इक्वल टू साइन B अपॉन साइन C। अब यूजुअल नोटेशन के हिसाब से कोसाइन का फार्मूला क्या है, b² प्लस c² माइनस a² अपॉन 2bc इक्वल टू, अच्छा साइन रूल लगा दो, इसमें साइन B होता KB और साइन C होता KC, बराबर है। के कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, के कैंसिल कर दो, सी उधर मल्टीप्लाई कर दो, b² c प्लस c³ माइनस a² c इक्वल टू 2b² c। अभी b² c इधर ट्रांसफर मार दो तो बोलो c³ माइनस a² c इक्वल टू b² c इम्प्लाइज c कैंसिल कर दो, c² माइनस a² इज इक्वल टू b², यानी c² इज इक्वल टू a² प्लस b²। दो साइड के स्क्वायर का सम तीसरी साइड के स्क्वायर से बराबर है, पाइथागोरस बाबा जी की जय। इम्प्लाइज ट्रायंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा बोलो, 23D। नेक्स्ट, ये सीधा जीपी के फार्मूले में तुम इसको फार्मूला डायरेक्ट ले सकते हैं या याद ही रख लो कि अगर m प्लस n नंबर की टर्म p है और m माइनस n नंबर की टर्म q है तो m नंबर की टर्म √pq आ जाएंगी, यानी इसका ऑप्शन सीधा b आ जाएगा, कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अब ये देखो, ये एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज़ है 1 2 3 4 5 6 और करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज ये दी हुई है और हमको ये प्रोबेबिलिटी निकालना है, ठीक है। तो अब पहली बात तो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसकी प्रॉपर्टी के हिसाब से ये सभी प्रोबेबिलिटीज़ का एडिशन क्या आएगा 1, यानी क्या आ जाएगा बोलो, सबसे पहले k प्लस 3k प्लस 5k प्लस 7k प्लस 8k प्लस k इज इक्वल टू 1, है ना। हाँ, तो कितने k हो गए ये बोलो, 3 और 1 4 और 5 9 और 7 16 और 24 और 1 25
25k इज इक्वल टू 1 इम्प्लाइज k की वैल्यू आ गई 1/25, है ना। अच्छा, अब हमको निकालना है p 2 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन 5। इसका मतलब क्या हुआ, x की वैल्यू 2 से ज़्यादा यानी 2, 3, 4 और 5, नहीं 5 नहीं, लेस देन 5 बोला है, इक्वल टू नहीं बोला है। हाँ तो बस पी एक्स इक्वल टू 2 प्लस पी एक्स इक्वल टू 3 प्लस पी एक्स इक्वल टू 4, बस ये तीनों का एडिशन करना है। हाँ, अब पी एक्स इक्वल टू 2 कितना है, 2 पर वैल्यू कितनी है 3k प्लस 3 पर वैल्यू कितनी है 5k प्लस 4 पर वैल्यू कितनी है 7k, कितना आ गया ये 15k, लेकिन k की वैल्यू 1/25 है, तो क्या आ जाएंगे आंसर 15 इंटू 1/25 यानी 3/5, ए ऑप्शन। ठीक है, ओके, ये होगा 25 प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट 25 प्रॉब्लम्स पहले भी हम डाल चुके हैं वो वीडियो, ऐसे ये 50 प्रॉब्लम। खैर आगे पीछे से महत्व नहीं है, महत्व क्या है वो प्रॉब्लम और उसका सोल्यूशन, उसके पीछे का लॉजिक, उसके पीछे की कमेंट्री, कैसे करना क्या करना, ऐसे फास्ट सीखना है। तो ये टेक्निक तुमको इससे शायद आ गई हो, और ये पेपर भले तुम ये 25 ही प्रॉब्लम देखो, अगले 25 थोड़े बहुत कम, थोड़े दिखने में अगर तकलीफ भी दे रहे होंगे तो भी उनको थोड़ा ध्यान से देखो, दिख जाएंगे, पर इससे तुमको लॉजिक आ जाएगा और तुम ये प्रॉब्लम बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। ओके, हाँ एक और चीज़, 26 से लेके 50 तक इसी पेपर के जो प्रॉब्लम है पिछले 2019 के पेपर के, वो प्रॉब्लम पार्ट 2 के नाम पर डाला हुआ है। उसमें कुछ प्रॉब्लम में ऐसी थोड़ी कंप्लेंट आ रही है कि कुछ दिख नहीं रहा बराबर, तो अगर नहीं दिख रहा है और तुमको कोई डाउट है तो तुम कमेंट में पूछो, नीचे डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई है, तुम डाउट पूछो तो हम प्रॉब्लम फिर से सॉल्व करके देंगे बढ़िया से। ठीक है, या और भी कोई प्रॉब्लम होगा तो वो भी दे दो, वो भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो का फ़ायदा उठाओ, यही शुभकामनाओं के साथ बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।